राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने अलवर ग्रामीण सीट से विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान में टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया और इस पद तक पहुंचने वाले टीकाराम जूली पहले दलित विधायक हैं। टीकाराम जूली के नाम की पैरवी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने की थी और जूली गहलोत खेमे के नेता भी माने जाते हैं। गहलोत सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। ये दोनों नेता गहलोत गुट के माने जाते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का राजस्थान कांग्रेस में दबदबा भी कांग्रेस हाईकमान ने बरकरार रखा है। टीकाराम जूली 3 बार के विधायक हैं। पिछली गहलोत सरकार में श्रम विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं टीकाराम जूली। तो बड़ा उनको पद दिया है, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और भरोसेमंद नेता के तौर पर उनकी एक पहचान भी है। जाट समुदाय से डोटासरा आते हैं और दूसरा दलित समुदाय से टीकाराम जूली आते हैं, तो दोनों इक्वेशन को संभालते हुए यह बड़ा निर्णय पार्टी की तरफ से किया गया। वहीं कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया है और नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद टीकाराम जूली से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। आइए दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद टीकाराम जूली जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। टीकाराम जी, क्या लगता है दलित चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई? मैं धन्यवाद देता हूं आला कमान को कि आला कमान ने जो मुझे जिम्मेदारी दी और मुझे इस लायक समझा कि मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में जनता की आवाज़ को उठा पाऊं। तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसका पूरे कर्तव्य के साथ मैं निर्वहन करूँगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने अब रहने वाली, क्योंकि पूरा अब लोकसभा चुनाव भी है, आगे फिर विधानसभा चुनाव होंगे, कई सारी चीजें हैं। देखिए, चुनाव है, चुनाव तो एक अपनी जगह है, लेकिन मुख्य तौर पे जो हमारी भूमिका है वो सरकार को सही लाइन में रखने की है कि वो जिन मुद्दों के साथ जीत के आई है या जिन बातों के साथ जीत के आई है वो उन पे काम करे, न कि प्रदेश की जो जनता है, जो आम जन है, उसके खिलाफ निर्णय करे। लोगों की लगातार जो डिमांड्स रहती है, आम जन की समस्याएं रहती हैं, मुद्दे होते हैं, उनको उठाने का हमारा काम रहेगा, जो हम सड़क पे भी और विधानसभा के अंदर भी मजबूती से उठाएंगे। सरकार को लगभग 45 से ज्यादा दिन हो चुके बने और 100 दिन की कार्य दिवस योजना इन्होंने बनाई थी, तो उस पर उसको लेकर आप क्या कहेंगे? माइनस है इनकी योजना। अभी तो एक काम भी इन्होंने किया हो तो बता दीजिए। अभी तो एक ऑर्डर इन्होंने 22 तारीख को निकाला था। उस ऑर्डर में इन्होंने ये लिखा है कि जितने भी काम हैं 1, 2, 3 कैटेगरी के जो सैंक्शन हो गए हैं रोक दिए जाएं, जिनके टेंडर हो गए रोक दिए जाएं, जिनके वर्क ऑर्डर हो गए वो रोक दिए जाएं। ऐसा ऑर्डर कभी नहीं निकला। 1 महीने से काम रुके हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 100 दिन की योजना 30 दिन में पूरी कर ली। कहां से कर ली भाई? कौन से ऑर्डर से कर ली? 1 रुपया कहीं आपने मंजूर किया हो, कहीं भी कोई काम आपने शुरू किया हो तो कोई समझ में आए कि आपने ये कर दिया? अभी तो आपके मंत्रियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया है। ज्यादातर मिनिस्टरों ने अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया है। 10 दिन पहले तक तो इनके मंत्रियों ने शपथ ली है। पर्ची से सरकार मुख्यमंत्री निकले हैं, फिर बहुत दिनों तक मंत्री नहीं निकले, फिर मंत्री निकले तो डिपार्टमेंट नहीं निकले, अब डिपार्टमेंट निकले हैं तो लोगों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है। तो अभी तो ये लोग अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं। एक मीटिंग बड़ी मुश्किल से पिछले 1 सप्ताह में इन लोगों ने ली होगी, कुछ ही मंत्रियों ने जो सीनियर हैं, अनुभवी हैं, उनने। बाकी तो अभी पता ही नहीं है कि होगा क्या। तो योजना 100 दिन में 45 दिन तो गए और वो भी माइनस में, क्योंकि कांग्रेस की जो योजना है उनको बंद करना है, कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलना है, कांग्रेस के जो फैसले हैं उनको रद्द करना है। इन चीजों में लोग लगे हुए हैं। एक कल ट्विटर पर, एक्स पर एक ट्रेंड कर रहा था 10 करोड़ रुपए लेकर ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आज विधानसभा के अंदर माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी द्वारा भी ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चलाई जाती। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति इस प्रकार से ट्रेंडिंग करता है, बिना आधार के करता है, तो मैं तो इस चैनल को ही कहना चाहूँगा कि इस तह तक जाएं और इसके अंदर कहाँ क्या गड़बड़ है, किसने किया है, उसको आप निकाल के लेके आए। तो आपको क्या लगता है, अब किसी अपनों ने ही इस तरह की कार सेवा करने का प्रयास? नहीं, अपने पराये की बात नहीं है कोई। ये सब देखिए, इसको बिना पता चले तो मैं किसका नाम लूं, क्योंकि कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई जिसके बारे में ये सारा बखेड़ा जो खड़ा हो रहा है। कोई लोग एक ग्रुप बना के इस प्रकार का ट्रेंडिंग चलाते हैं, फिर उसको कुछ मीडिया वाले चलाते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा था, फिर उसको कोई अखबार छापते हैं कि भाई इस बारे में ऐसा चल रहा था, जबकि होता कुछ है नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा
मीडिया को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए, और अगर ऐसा कोई चला रहा है तो उसकी तह तक जाना चाहिए कि वो जो ट्विटर जो लोग चला रहे हैं, जो इस प्रकार का जिनने ये ट्वीट किया है, जहाँ से शुरुआत हुई है, वो जनता के सामने आए कि ये यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ ये बात हुई है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को होने वाला है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है एज ए नेता प्रतिपक्ष? मेरे तो नाम में ही राम है, कोई इनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है, मेरे से ज़्यादा ये धार्मिक थोड़ी है, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिना बुलाए किसी को नहीं आना, अयोध्या में जगह नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो नहीं आ रहे हैं वो हिंदू नहीं है। तो ये सारा ठेका इन्होंने ले रखा है। शंकराचार्य जो हमारे देश के हैं वो कोई बात कह रहे हैं उसको सुनने को राजी नहीं है। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि जो मंदिर होता है वो एक प्रकार से भगवान का शरीर है, और उसके अंदर जो उसकी आत्मा है वो मूर्ति है, और उसकी जो ध्वजा है वो उसका मस्तिष्क है। तो जब शरीर पूरा नहीं है तो उसमें आत्मा का प्रवेश कैसे हो रहा है? शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी की जा रही है और इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जिन लोगों ने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े और राजीव गांधी जी ने इसके ताले खुलवाए, आज वो उन सब चीज़ों को भूल के सिर्फ ये मैं यानी। तो टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अब उनको दी गई है। एक लंबा इंतजार जरूर हुआ, लेकिन इस इंतजार के बाद टीकाराम जूली का नाम आगे बढ़ा। और इसी बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। समय जो लगा, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की जो जोड़ी है, दोनों के नाम जो आगे बढ़ाए गए, कांग्रेस पार्टी को दोनों नेताओं की क्या और क्यों जरूरत पड़ी है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। और इस बीच हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सोमू आनंद हमारे संवाददाता जयपुर से हैं, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में मैं नीरज शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूँ। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा पहले से जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं और उनको एक बार फिर से वही जिम्मेदारी दे दी गई है। भरोसा उनके ऊपर बना हुआ है। टीकाराम जूली के नाम को लेकर कुछ समय से ही चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही थी। एनडीटीवी राजस्थान ने भी उनके नाम को लेकर के जानकारी दी थी कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, टीकाराम जूली के नाम पर मोहर लग सकती है, और हुआ भी वैसा ही। क्या समीकरण देख रहे हैं सर? दोनों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को कैसे और क्यों? देखिए, बीजेपी में ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है और ब्राह्मण ही बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दलित और जाट कॉम्बिनेशन का एक कार्ड खेलने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले की है, क्योंकि जाट जो है इस विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, यहां बीजेपी को जो है वोट नहीं देकर के उस लेवल पर कांग्रेस पार्टी के साथ में जाट खड़ा रहा है। ये एक जाटों ने और किसानों ने एक बड़ा आंदोलन जो है वो भी 3 कृषि कानून को लेकर के किया था, और पिछले दिनों आपने देखा कि जाट समाज जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नजर आया। जहां जाट बाहुल्य सीटें थी वहां कांग्रेस को आगे बढ़त मिलती हुई इस चुनाव के अंदर भी नजर आई। अपने इस परंपरागत वोट बैंक को कांग्रेस जो है वो छिटकना नहीं चाहती है, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा को इस पद से हटाना नहीं चाहती। दूसरा, गोविंद सिंह डोटासरा खुद 4 बार के विधायक हैं। जब 2013 में मोदी लहर के अंदर केवल 21 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की आई थी, तभी भी डोटासरा उसमें जीत करके आए थे। अशोक गहलोत के बेहद नजदीकी हैं, साथ ही अन्य नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी उनसे अच्छी ट्यूनिंग है। और पिछली बार एक बात यह भी हुई थी कि शिक्षा मंत्री पद से वो हटाए गए थे जब शिक्षा राज्य मंत्री थे, और गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान बिरला ऑडिटोरियम में ये कह दिया था, शिक्षकों से कहलवा दिया था कि क्या भ्रष्टाचार नहीं होता, तो उन्होंने कहा हाँ होता है शिक्षा विभाग में पैसे लेकर। तो कुल मिलाकर के जब उनका पद गया शिक्षा मंत्री का, तो उन्हें एक तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, और तभी से माना जा रहा था कि डोटासरा को इस पद पर बरकरार रखा जाएगा। हुआ भी यही कि वो पूरे इस साल तक, चुनाव तक इसमें बरकरार रहे और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सचिन पायलट ने जब बगावत की थी उस दौर में भी डोटासरा ने गहलोत का पूरी तरीके से साथ दिया, यानी कि जो लाइन गहलोत लेके चल रहे थे उसको साथ में लेकर के आगे बढ़े। जो कॉम्बिनेशन है गहलोत और डोटासरा का, ये बरकरार कांग्रेस पार्टी शायद आगे भी रखना चाहती है। हाँ। दूसरी ओर जो ये टीकाराम जूली को बनाया गया, ये बड़ा दलित चेहरा है। 3 बार के विधायक हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर श्रम
जेल विभाग के, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री भी रहे। इन्हें बाद में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और साथ ही दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए इन्होंने काफी काम किया है। और दूसरा, भंवर जितेंद्र सिंह ने बड़ी इनकी पैरवी की है अशोक गहलोत के साथ ही। ठीक है, मैं सोमू का जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं। सोमू, अभी इनसाइड स्टोरी क्या है अंदर से, और आज जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई, पहला रिएक्शन उनका क्या था? और क्योंकि बड़ी चुनौती है, चुनाव भी सर पर है। बिल्कुल, देखिए शुरू होना है और वहां पर किस प्रकार की आक्रामकता रखती है पार्टी, इस पर सबकी निगाहें हैं। मैं आज विधानसभा की वेबसाइट पे देख रहा था तो जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से, वो बहुत साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार विधानसभा सत्र में बहुत शांत बैठने के मूड में नहीं है। उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं बतौर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिसका जिक्र नीरज कर रहे थे कि दलित और जाट कॉम्बिनेशन जो है वो पार्टी बना के रखना चाहती है, और उसके साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि अभी जब गोविंद सिंह डोटासरा जब चुनाव, तो ये कॉम्बिनेशन कितना काम करता है, इस पर नजर बनी हुई है। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता आलोक वत्सी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन सुमित गर्ग जी आपसे ले रहा हूं। आप बार बार ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में बीजेपी ने बड़ी देरी कर दी। साहब, आपको आने में भी बहुत देर लग गई। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अभी हाल में जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं टीकाराम जूली जी, उनको बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष की कंटिन्यू करने पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो बात आपने कही कि देर कर दी, जी हुजूर, हमने बिल्कुल देर नहीं करी। हमारा विधायक दल अपना निर्णय सुना चुका था, 2-3 दिन चुनाव परिणाम के 2-3 दिन बाद ही सुना चुका था। पर्यवेक्षक आ चुके थे, बैठक हो चुकी थी और निर्णय अवेटेड था, उसका डिक्लेरेशन आज हुआ है। लेकिन हमारे विधायक दल की बैठक हो चुकी थी। मैं वो उस पर नहीं जाऊंगा कि बीजेपी ने कब करी, कब मंत्रिमंडल बनाया, कब पोर्टफोलियो देखा। आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड राजस्थान में बनाया। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पर। जहां तक मैं दोनों नेताओं की बात आपको करूंगी, दोनों में कुछ समानताएं मैं बता देता हूं। दोनों देहात से आते, दोनों बेहद गरीब परिवार से उठे हुए, दोनों ही लोकतंत्र की पहली कड़ी जो है पंचायती राज, उससे अपना राजनीतिक जीवन दोनों ने चालू किया। एक दलित परिवार से, एक ओबीसी किसान वर्ग से आते हैं जहां तक, और दोनों ही बेहद संघर्षशील हैं और अपने पुरुषार्थ के दम पर आए हैं। मैं बता देना चाहता हूं बीजेपी को, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में ये भी जा रहा है सर कि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम इसलिए भी आगे बढ़ा क्योंकि वो दोनों धड़ों को एक साथ लाने में कामयाब रहे चुनाव के समय में भी, और इसलिए उनको भी आगे कंटिन्यू इसीलिए ही करवाया गया। मैं ठीक है, इस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं इसको, हाँ ठीक है, जल्दी से आपकी बात को यहीं कंटिन्यू कर देता हूं। हमारे यहाँ कोई धड़ा नहीं है, हमारे यहाँ धड़ा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। गोविंद सिंह जी डोटासरा की जो आप बात कर रहे हैं, उनको इसलिए कंटिन्यू किया गया है कि राजस्थान में हमने जो अभी चुनाव लड़ा था, उसमें सत्ता और संगठन का जो बेहतर तालमेल देखने को मिला, जिसके चलते हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा। हो सकता है कि हम नंबर गेम में पीछे रहे, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा। उसका इनाम मैं कहता हूं सत्ता आपके पास है कि नहीं है, उस पर सभी का फोकस रहता है, और परिणाम वही दिखाता है कि अगर आपकी सरकार बनी है तो जीत आपकी है, अगर सरकार नहीं बनी है तो हार आपकी हो गई है। खैर, मैं आलोक जी को इसमें जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। आलोक जी, आज के इस फैसले को, क्योंकि बार बार आपके ऊपर तो आरोप लगते रहे कि एक पर्ची सिस्टम चालू कर दिया, इंतजार करना पड़ा, सरकार आपके पास बहुमत था, लेकिन उसके बाद भी आप सरकार बनाने में आपने देरी की, मुख्यमंत्री का नाम के ऐलान में बहुत देरी कर दी, क्या कहेंगे आज आप? आज तो मौका आपके पास भी। हम देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे यहाँ राजशाही नहीं है और एक आदमी की कंटिन्यूटी नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी हमारे वर्कर को कभी भी उच्च से उच्च पद से नवाजा जा सकता है, और यही इसी के तहत हमने तीनों मुख्यमंत्री, जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे जिनका नाम, उनको मुख्यमंत्री बनाकर उनको पदभार देने का काम किया है। अब वर्कर में उत्साह है कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ये एक सही लोकतांत्रिक परंपरा का हमने एक नींव रखी है। कांग्रेस तो राजशाही है, वहां तो दशकों से खड़ाऊ पूजन होता चला आ रहा है। अभी ये सब एक्सरसाइज जो ये कर रहे हैं, इनको करना लाजमी है, क्योंकि जब इनके लोग जीते हैं तो इनको अध्यक्ष भी चाहिए, इनको विधानसभा में भी प्रतिपक्ष का नेता चाहिए।
लेकिन अभी हनहुल दिल्ली दूरस्थ सियासत में और सियासत करने के लिए अभी इनको वर्षों इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। पहले ये कांग्रेस पार्टी को ही ठीक कर ले। हाँ। कल परसों में ही मिलिंद देवगौड़ा निकल गए, उधर न्याय यात्रा हो रही है, इधर मिलिंद देवगौड़ा ने अन्याय कर दिया इनके साथ। तो ये पहले अपने घर को जोड़े। चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा इसमें जरा श्याम सुंदर शर्मा जी को जोड़ रहा हूं। मैं आता हूं सर, सुमित जी आता हूं आपके पास भी। लेकिन श्याम सुंदर सर, ये जो जोड़ी है दलित और जाट का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, ये पार्टी के लिए राजस्थान के लिहाज से कितना जरूरी, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सर पर है? देखिए शुभेंद्र जी, कल ही मायावती ने कहा है कि हम इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास तुरुप क्या था? कार्ड, दलित कार्ड के अलावा कोई कार्ड नहीं रहा कि दलित कार्ड खेलेंगे नहीं तो पूरी राजस्थान में निश्चित रूप से मायावती की स्थिति पहले भी ठीक ठाक रही है, पहले जीतते रहे, आपके कम जीते हो। तो इसलिए जिस प्रकार से दलित कार्ड खेल करके, और देखिएगा उम्र में भी 43 साल के हैं खाली, और वो देखिएगा मंत्री भी रहे हैं और दलित विभाग के मंत्री रहे हैं, और उन करप्शन का चार्ज उनके ऊपर अभी तक नहीं लगा। और फिर भंवर जितेंद्र के कारण राहुल गांधी के नजदीकापन अपने आप हो जाता है। अभी कोई कहता था अशोक गहलोत गुट के हैं, कोई कहता था कि सचिन पायलट गुट के हैं। उन्होंने कहा कि भंवर जितेंद्र गुट का बना दो। तो ये दोनों गुट ये तो नहीं दावा करेंगे हमारे गुट के हैं। लेकिन ये बात सही, जिस प्रकार से चुनौती निश्चित रूप पर विधानसभा में होगी, लेकिन उन्होंने विधानसभा की कार्यप्रणाली को पक्ष में भी देखा, विपक्ष में भी देखा है, दोनों तरीके से देखा है। ठीक है। और क्योंकि मुख्यमंत्री पहली बार बने हैं, उन्होंने विधानसभा को बाहर से तो देखा, अंदर से नहीं देखा। इसलिए उनको टास्क फोर्स बना करके देनी पड़ रही है मदद के लिए कि भाई आपको फीडबैक करने के लिए हम कुछ वरिष्ठ लोगों को साथ लगा रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं। और देखिए लोकसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से ब्राह्मण और राजपूत कैसे साथ में आए। तो मेरे को लगता है कि प्रतिपक्ष के उपनेता के रूप में हरिमोहन शर्मा जो बूंदी से आते हैं, वो उम्र में तो ज्यादा है लेकिन प्रतिपक्ष के उपनेता बनाए जा सकते हैं। अब सचेतक किसको बनाया जाएगा? ठीक है, इस पर किसी राजपूत को बनाया जा सकता है। तो ये भी कम्युनिकेशन बाकी है।